नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले 26 नवंबर को याद करते हैं। संविधान दिवस बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए। इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो सर्वप्रथम आप सबको संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, समय समय पे मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, चाहे मेरी खुद की ऐप RS360 जहां पे RS और EU का कोर्स चल रहा है, इन दोनों माध्यम में मैं प्रॉपर अपनी तरफ से जब भी मुझे कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलता है ऑफिशियल सोर्सेस से, मैं आपको जानकारी साझा कर देता हूं, चाहे EU हो चाहे RS हो। तो कल का दिन बड़ा विशेष रहा। कल आपका EORO की एग्जाम की तारीख का फाइनल ऐलान कर दिया गया। अभी तो पहले जो कैलेंडर आया था ना कि दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, मई में होगा, लेकिन ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई। काफी साथी मुझसे लगातार बोल रहे थे, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिला था कि एग्जाम की तारीख प्रीपोन हो सकती है क्या। मैंने आपसे क्या कहा, समय समय बोला आपसे, कभी भी RPSC एग्जाम को प्रीपोन नहीं करता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। RPSC ने एग्जाम्स को पोस्टपोन जरूर किया है, चाहे तकनीकी कारण का हवाला दिया हो, चाहे UPSC या SSC की कोई एग्जाम का क्लैश हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लैश, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन प्रीपोन का तो मैंने अब तक RPSC के इतिहास में एक दो वाक्यात, वो भी 2-3 दिन पहले प्रीपोन ये जरूर देखा, पर कभी नहीं देखा था कि RPSC ने 4-5 महीने एग्जाम को प्रीपोन कर दिया हो। तो वही है तारीख और शेड्यूल भी वही है। 14 मई फाइनली आपकी डेट आ गई है एग्जाम की। कल RPSC ने वेबसाइट पे डेट को अनाउंस कर दिया है। तो EORO 14 मई। तो आज इस चर्चा में एक तो मैं इसके बारे में बात करेंगे, एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा आगे वाले इस सेशन के अंदर, इसी सेशन में आगे, कि कैसे हम इन 170 डेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे अनुसार, जो मैंने सोचा। और दूसरा, आप में से काफी साथी ये भी जानने के इच्छुक हैं, लगातार कल से पूछ रहे हैं कि इस कैलेंडर में RS 2022 का तो जिक्र ही नहीं है, तो इस पे मोहर कब लगेगी, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा इसी सेशन में। तो साथियों, पहले EORO की बात करते हैं। देखिए 14 मई 2023, 14 मई, निर्णायक दिन, आर पार की लड़ाई, 1942 का संग्राम याद करो या मरो का युद्ध जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था, वो ही युद्ध आपके लिए है। ये भर्ती बहुत समय बाद आई है और ऐसा मौका अगले कई सालों तक नजर नहीं आएगा। तो आप EORO के इस अवसर को भूलना चाहते हो ना, तो इस 170 दिन की लड़ाई में हर दिन का इस्तेमाल उस प्रकार होना चाहिए जैसे कि मिट्टी की रेत हाथ में पकड़ोगे ना, पता नहीं चलेगा कब निकल जाती है। समय इतना बलवान होता है। हर दिन का पानी की हर बूंद की तरह रेगिस्तान में जब देखते हैं, पानी की हर बूंद की अहमियत है। जहां पानी की कमी है, चाहे वो आपका मिस्र इजिप्ट हो, हमारे वेस्ट एशिया हो, चाहे राजस्थान का जैसलमेर वाला एरिया हो, बाड़मेर वाला एरिया हो, जहां पानी की कमी हो, लोगों से पूछो कितने किलोमीटर चल के जाते हैं पानी को लेने के लिए। तो वही स्थिति यहाँ पे इन 170 डेज में आलस नहीं करना कि अगले महीने टाइम बचा है, अगले महीने कर लेंगे, उसके अगले महीने कर लेंगे, वो अगला महीना कभी नहीं आएगा। आज से ही कमर कस लो और बिल्कुल अनुशासन अपनाते हुए हर दिन का कीमती इस्तेमाल। तो पहली चीज तो ये कि इन 170 डेज में मैंने क्या सोचा, कल मैंने कुछ प्लान किया था, वो शेड्यूल मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे, कि कौन से महीने में कौन सी चीज पार्ट ए हो, चाहे EORO का पार्ट बी हो, किसको फोकस करा जाए। एक तो बात वो। दूसरी बात, RS 2022 की जो ये बात है, इसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। काफी आप लोग में से इच्छुक साथियों थोड़े परेशान भी थे कि RS 22 का तो इसमें कुछ जिक्र ही नहीं है। तो साथियों, जिक्र तब होता है जब नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद तो डेट आती है। अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। जो भी एग्जाम आप देखो, चाहे वो मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का हो, ठीक है, EORO का हो, AEN की भर्ती है EORO में, उसका हो,
और एसआई का जिक्र भी नहीं है इसमें। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का जिक्र हो जो कि जून में हो रही है। तो वही भर्तियां जिनकी विज्ञापन जारी हो चुके हैं। RS 22 का तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी तो स्पष्टीकरण के लिए ये मैटर डीओपी के पास लंबित है, कार्मिक विभाग के पास है। उस स्पष्टीकरण को तो जैसा कि मुझे कल परसों भी मैंने अपडेट किया टेलीग्राम चैनल पे, उस स्पष्टीकरण तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें दो मुद्दे हैं जिसपे काम अभी डीओपी कर रहा है। पहली चीज, सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स है उसकी बढ़ोतरी को लेकर काम हो रहा है। और दूसरी और अहम बात, यहां पे जो काम हो रहा है आपका 2 साल कोरोना की वजह से जो सरकार ने अभी एक फरमान जारी किया था उसको कागज में उतारने के लिए फाइल चलती है और एज लिमिट का यहां पे फायदा मिलेगा। तो 2 साल, ये 2 इयर्स का ये रिलैक्सेशन। तो इन दो कारणों, नंबर ऑफ सीट्स जो कि पहले 587 सी 580 में बढ़ के 650 हुई, अब इससे आगे सीट की बढ़ने की कार्रवाई समय लगता है ना, वित्त विभाग की मंजूरी समय लगता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात, 2 साल जो है 2 इयर्स का जो कोरोना की वजह से एज लिमिट का मैटर है वो भी। तो साथियों परेशान क्यों होते हो? RS की भर्ती अगर नवंबर में, तो पहले भी लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, नवंबर में किसी भी हालत में नहीं आएगी। दिसंबर के आखिरी में एक चांस बनता है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि दिसंबर के आखिरी में भी और समय लगेगा, क्योंकि छुट्टी में लोग चले जाते हैं। 20-22 दिसंबर से लोग छुट्टियां अपनी प्लान कर लेते हैं। RPSC के अंदर भी पूरी CL BL बल्क में होती है ना, उसको एक साथ प्लान करते हैं। तो आई थिंक ये जनवरी में जाकर, ठीक है, ये आएगा। और इसकी टाइमिंग भी देखिए आप, बजट के आसपास बैठेगा, बजट से जस्ट पहले, तो सरकार के लिए फायदेमंद। कई चीजें, राजनीतिक मुद्दे भी यहां पर आ जाते हैं। तो जनवरी में यदि भर्ती आती है ना, तो उन साथियों को विशेष फायदा मिलेगा जिनकी एज लिमिट, जिनकी उम्र एज 21 साल नहीं हो पाती। 2020 में यदि फॉर्म निकले, यदि 2022 में फॉर्म निकलता तो गणना कब से होगी? जनवरी 23 से होगी। यदि जनवरी 2023 में फॉर्म निकलेगा तो गणना कब से होगी एज की? जनवरी 2024 से होगी। तो हो सकता है सरकार की मंशा या डीओपी ये भी चाह रहा हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है अभ्यर्थियों को मौका मिल पाए। आखिरी सरकार के इस कांग्रेस कार्यकाल की आखिरी भर्ती रहेगी RS की, उसके बाद चुनाव है, आप सब समझदार हैं। तो ये भी कुछ कारण होते हैं। अगर 587 पोस्ट पे सीट की नोटिफिकेशन आना होता तो अब तक तो निकाल दिया गया होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी RPC को भिजवा दिया था डीओपी ने, ठीक है। पर सीट्स बढ़ने को लेके 2 साल कोरोना की एज लिमिट को फैक्टर, और दूसरी बात वो जनवरी 2023 में जिनकी एज लिमिट 21 साल नहीं हो रही, यदि फॉर्म जनवरी 2023 में आता है, गणना 24 से होगी, तो उनको फायदा मिल सकता है 1 साल का, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है। तो थोड़ा सा वेट करो, देखो तीर तो कमान से निकल चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो नोटिफिकेशन निकल जाए दिसंबर में, क्या आप लोग तैयार हैं RS देने के लिए? अपने आप से सवाल करना है। यदि नोटिफिकेशन नवंबर में निकाल दो आप, क्या आप लोग तैयार है? क्या प्री की मेंस की तैयारी हो गई है आपकी? तो इस चर्चा में इतना कंफ्यूज मत हो। अब चाहे जनवरी में आए नोटिफिकेशन, चाहे नोटिफिकेशन आपका जो है जनवरी आखिरी में है, फरवरी तक, वो तो निकलेगा ही ना, बजट से पहले तो निकलेगा ही हर सूरत में, ये भी कंफर्म है, ये आपको मेरी जुबान है निकलेगा। अब आप जिस दिन ये कह दो कि साहब मेरा तो पूरा तैयार है, प्री मेंस सब कुछ तैयार रेडी है मेरा, कभी भी ले लो परीक्षा, यदि इस कंडीशन में हो तो मैं मानता हूं कि ठीक है यार, आप फिर तो बहुत आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, सरकार को जल्दी नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा अब तक, जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन ऐप पे होता है, अनअकैडमी के टाइम से, यूपीएससी का जब मेरा अनुभव है, और केंद्र सरकार में भी मैं काम कर रहा हूँ, तमाम लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मेरी बातचीत होती रहती है अपने जॉब के दौरान भी। उन सभी से मैं कहता हूँ तो वो कहते हैं थोड़ा सा हमारा ये टॉपिक बच गया है, अभी हमने इस पे काम नहीं किया है, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो साथियों ऐसा नहीं है, आप अभी जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए सबसे पहले कोर्स को कंप्लीट कीजिए, स्ट्रेटजी टाइम टेबल बनाते हुए, ठीक है। फॉर्म जनवरी में आए, चाहे दिसंबर के आखिरी में आए, चाहे जनवरी के आखिरी में आए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। मेन ये कि जब भी बॉल आपके पास आए तो वो सीधा 6 लगना चाहिए, तब तो है मजा, ठीक है। तो इस चिंता मत पड़ो, जब भी मुझे अपडेट मिलेगा
मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है, हो सकता है कि आरपीएससी जाना भी हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, या ऐप, अपनी ऐप RS360 जहां पे कोर्स है वहां पर मैं अपडेट करता ही रहता हूं। तो खैर, अब 170 डेज की एक रणनीति मनाते हैं और देखते हैं कि 170 डेज का कैसे इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम करेंगे EORO के अंदर। तो साथियों, जहां तक रणनीति और समय का सदुपयोग इन 170 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, एक बेसिक आइडिया यहां पे देने की कोशिश। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई PhD नहीं करनी आपको स्ट्रेटेजी बनाने में। सिलेबस जो EORO का है वो RS के वनस्पत कम है, ना तो इसमें इंडियन हिस्ट्री है, ना इसमें आपकी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, ना आधुनिक भारत है, ना आपका जो है प्राचीन भारत है, ना भारत का आर्ट एंड कल्चर है। तो सिलेबस छोटा है पार्ट ए का। हाँ, पार्ट बी यहाँ पे गेम चेंजर है, पार्ट बी यहाँ पे अलग से है जो कि आप अदर एग्जाम्स में नहीं पढ़ते। तो पहला मूल मंत्र तो यही है कि जो चीज नहीं है, किसी एग्जाम में आपने पहले उससे प्रैक्टिस नहीं करी, ना RS में आता है, ना किसी और भर्ती UPSC में आता है, तो पार्ट बी को, जिसमें कि 9 चैप्टर, जिसमें आपके टोटल यहाँ पे 9 चैप्टर, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के 17 में से 3 हमारे नियम, 3 नियम, 2 मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करवा चुका हूं। ये सारा कोर्स RS360 ऐप पे मैं कवर कर रहा हूं डेली बेसिस पे, प्लस आपकी 8 योजनाएं, 8 योजनाएं, तो 9 + 3 + 8 का संगम है पार्ट बी, डेली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एक्ट है वो बड़ा है, 9 चैप्टर, तो उसके हर धारा को पढ़ने में समय लगता है, समझने में समय लगता है। तो 9 + 3 + 8 का जो ये कंसेप्ट है ना, इसको डेली करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कम से कम आप इसमें 2 घंटे का समय जरूर निकालें पार्ट बी के लिए। जितनी भी देर पढ़ते हो आप, 7 घंटे, 8 घंटे, ऑफिस वाले जो है कम पढ़ पाते हैं, मैं जानता हूं समय का, लेकिन वो भी 2 घंटे तो कम से कम पार्ट बी के लिए निकालें। इसमें कोई आपको कंजूसी नहीं करनी है। जहां तक पार्ट ए की बात है, तो पार्ट ए में आप मंथ वाइज करो टारगेट, अपनी मैपिंग करो मंथ वाइज। दिसंबर के महीने में क्या कवर करना है, नवंबर तो खत्म होने वाला है, नवंबर को मैंने 5 दिन को शामिल नहीं किया है, वो जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते चलो। मेरे अनुसार हर महीने को करो फोकस, पर ये काम डेली करना है पार्ट बी वाला। तो दिसंबर के महीने में क्या करना है कि आप पॉलिटी वाले सेगमेंट को उठाओ, जो हमारा राजव्यवस्था है, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, राजव्यवस्था, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी को पूरा टारगेट करो कि दिसंबर में आपका है। जैसा कि जनवरी में आपको पॉलिटी का एग्जाम देना है, इस हिसाब से पढ़ो कि 1 जनवरी 2023 को पॉलिटी का पेपर है, राजस्थान पॉलिटी के सवाल आएंगे और इंडियन पॉलिटी के सवाल आएंगे। इस तरह जो भी डायमेंशन है खत्म महीने के हिसाब से। जनवरी महीने में फिर जो पॉलिटी की चीजें, क्योंकि इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा बड़ा है, कुछ चीजें बच जाती हैं, तो आप थोड़ा शुरुआती हफ्ते में देख सकते हो। इसलिए मैंने पॉलिटी यहाँ पे दोबारा लिखा, और रिवीजन करने के हिसाब से भी जो आपने पढ़ लिया वो ना भूलो। इसीलिए अगले महीने में कुछ दिन निकाल के उसको रिवाइज करना है। मतलब पॉलिटी आपने दिसंबर में खत्म कर लिया, तो जनवरी में कुछ दिन निकाल के, हफ्ते का संडे निकाल लो, उसमें पुरानी पढ़ी हुई चीज को रिवीजन करो। अदरवाइज पुरानी चीज भूलते जाओगे, नई चीज पढ़ते जाओगे, तो भी कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। फिर जनवरी में हमारा टारगेट होगा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, इसके हर चीज को कंटेस्ट करना है। तीसरा महीना फरवरी, फैब में आप फोकस करोगे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, इसके सवाल आजकल घुमावदार पूछे जाने लगे हैं। राजस्थान की संस्कृति के, राजस्थान के कला के सवाल जो आजकल परीक्षाओं में आते हैं, चाहे आरपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छे स्तर के सवाल आते हैं। यहां पे थोड़ा फोकस करना है आपको। और सिर्फ मैं मानता हूं राजस्थान बोर्ड की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी की, उनको तो पढ़ना ही है, पर उनको पढ़ने के अलावा जो मैंने आपसे वीडियो बना के चर्चा की थी, जिसमें कि लक्ष्य किताब पढ़ लो, चाहे तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो किताबें आती हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, उसको फॉलो करो, ये जरूरी है।
तो और साथ में जो संडे आएंगे या सैटरडे जो वीकेंड आएंगे, जो हमारे दफ्तर में ऑफिस में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो शनिवार या संडे आएगा उसमें वो पुरानी चीजों को रिवीजन यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं सिर्फ ये पढ़ रहे हो तो पुराना चीज का नहीं पढ़ा आपने, अगेन आउटपुट नहीं निकलेगा। चौथा, मार्च के महीने में जो आपने अब तक सिलेबस का राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी सब देख लिया, पार्ट खत्म कर लिया, तो उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मेरा मानना यह है कि परीक्षा से पहले, जो मेरा खुद का यूपीएससी 2 बार जब मेंस क्वालिफाई किया था, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, या जो टॉपर्स को भी देखा मैंने यूपीएससी में, उन लोगों ने कम से कम 3 से 4 बार जो है ना, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम इतनी बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। कई बार तो लोगों का कोर्स ही खत्म नहीं हो पाता, रिवीजन कहां से होगा। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा मंथ को, मिनिमम 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। फिर आप जब ये जो आखिरी महीना रहेगा 14 अप्रैल तक, आखिरी महीने के स्टार्ट से पहले 14 अप्रैल तक आपको मार्च के कुछ दिन और 14 अप्रैल तक 14-15 दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज मैं भी अपने ऐप, मेरे ऐप पे भी है, जहां जहां क्वेश्चन मिले आपको, चाहे मेरी ऐप हो चाहे आप किताबों से क्वेश्चन देखते हो, जहां जहां से क्वेश्चन मिले आपको, उन मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। जितना रिफाइनमेंट आता है, अलग अलग एंगल पता चलता है, अच्छा इस तरह का सवाल ही बन सकता है, हमने ये तो एरिया कवर ही नहीं किया। तो डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पे कवर होते हैं, एक 360 डिग्री मैनर में, होलिस्टिक अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण, जैसे कहते हैं संपूर्ण जानकारी, वो आपको सवालों के माध्यम से गलतियां करते हैं, सीखते भी हैं। और आखिरी महीना 14 अप्रैल से 14 मई तक का, 14 मई तक का, उसमें आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही मूल मंत्र है। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, आखिरी महीने में नई चीज नहीं करनी होती। जो चीज पढ़ी हुई है उसी को आप घोट डालो, रिवाइज कर डालो, ताकि सोते हुए भी उठा के पूछे आपसे तो भी आप जवाब देने की स्थिति में, अच्छा साहब इस जवाब इसका ये होगा। और जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने पहले करी, उसी में आगे बढ़ते हुए, एनहांस करते हुए, आखिरी महीने में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप और डिटेल में कर लो। तो मेरा यही है आपसे, इन 170 डेज का इस्तेमाल जो है हर दिन का करना सीख गए, मंथ वाइज टारगेट कर लिया, तो आपको EORO में चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। चाहे सीट आपकी 110 हो, 115 हो, बढ़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने फॉर्म भरा हो, फॉर्म रीओपन होता है, कुछ लोग आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो तैयारी कर रहा है उसने कितना सीरियसली चीजों को किया है, उसी का काम बनता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो ये कहानी है, RS की बात मैंने कर ली आपसे, तो इसके अनुसार आप समय को व्यर्थ ना करते हुए कीजिए। कोशिश करूंगा बीच में अपनी, हालांकि मैं अपनी ऐप पे व्यस्त रहता हूं, वहीं पे क्वेश्चंस और सब काम बनाता हूं, तो इस वजह से YouTube पे लगातार लेक्चर्स नहीं ले पाता, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा आने वाले दिनों में YouTube के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाए। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़कर, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में, वहां जरूर मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।